राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। यूं तो इस चैनल के माध्यम से मैं भारत के स्वतंत्रता वीर सेनानी, सैनिक, सर्वस्व निछावर करने वाले और 98% उन अज्ञात नायक और महानायिकाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। पर आज और कल 2 दिन इस चैनल के माध्यम से एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय जो भारत की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, भारत की एकता और अखंडता के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा एक तिब्बत और भारत के ऊपर आज और कल का एपिसोड दूंगा। फिर कोशिश करूंगा कि एक अन्य चैनल के माध्यम से उसके मैं 40-50 एपिसोड दे सकूं। उनके भी स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग बलिदान हुए हैं उनको भी मैं आपके सामने ला सकूं। तिब्बत और भारत कोई 2 अलग चीज़ें थी नहीं, है नहीं, लेकिन हालात ने, परिस्थितियों ने, समय ने कई तरह का समस्या, कई तरह की ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिया है कि जिसको सुलझाना निकट भविष्य में अभी संभव नहीं भी लगता। कठिन, बहुत कठिन है, परंतु जिंदा कौम अपने दायित्व को याद रखती है और समय आने पर आज पीओके की बातें हो रही हैं तो 94 में पार्लियामेंट में पास हुआ था कि पीओके को लेना है, तो आज उस तरफ विषय बदल गया है, चर्चा बदल गई है। ऐसे ही कई बार तिब्बत भी ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय विषय बनाने में भारत के ही कोई इनके द्वारा या और किसी भारत माँ के ऐसे सपूत उस प्रधानमंत्री द्वारा जब ये नहीं भी होंगे तो ये विषय जिंदा रहेगा, तो सारे दुनिया के सामने तिब्बत का विषय, तिब्बत की स्वतंत्रता का विषय आएगा। तो चलिए आज हम तिब्बत के बारे में प्रारंभिक जानकारी कम से कम आपको होनी चाहिए। आज के एपिसोड में मैं प्रयास करूंगा। 2000 वर्षों से भी अधिक समय तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश के रूप में 2 बड़े एशियाई देशों भारत और चीन के बीच में स्थित रहा है। चीन और भारत, चीन भी उसके बहुत दूर है, भारत भी उसके बहुत दूर है, लेकिन भारत और तिब्बत कभी भी 2 नहीं रहे। भारत को वो गुरु मानता रहा और तिब्बत अपने आप को भारत का चेला मानता रहा। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ का धर्म, बौद्ध धर्म जो पूरा तिब्बत ने अपनाया, कई कारणों से भारत और तिब्बत के बीच में एक सैनिक भी नहीं होता था, लेकिन तिब्बत का अलग अस्तित्व भी रहा है, हमेशा रहा है। लेकिन सन 1949 में साम्यवादी चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और 1959 तक 10 वर्षों में समूचे तिब्बत पर चीन ने अवैध कब्जा कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप परम पावन दलाई लामा जी और उनके साथ लगभग 85,000 तिब्बतियों को निर्वासित होकर भारत आना पड़ा। निर्वासित होकर भारत आ गए। आज निर्वासित होकर भारत में रहने वाले 1 लाख से अधिक तिब्बती लोग यहां रह रहे हैं भारत में। तिब्बती उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे सम्मान और गौरव के साथ अपनी मातृभूमि के दर्शन कर सकेंगे,
वापस लौट सकेंगे। तिब्बती समुदाय ने साम्यवादी चीन के कब्जे में बहुत अत्याचार और तबाही झेली है। अब तक 12 लाख से अधिक तिब्बती लोग बलिदान हो चुके हैं और 6000 धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थान तथा राष्ट्रीय विरासत के स्मारक नष्ट कर दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के 20वें अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख श्री जकारिया के अनुसार तिब्बतियों के साथ जिस निर्दयतापूर्वक ढंग से व्यवहार किया गया है उसका उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। निर्वासन में महामहिम दलाई लामा जी के नेतृत्व में तिब्बती समुदाय ने अपनी अद्भुत संस्कृति तथा आध्यात्मिक विरासत की रक्षा एवं अपने न्यायपूर्ण अधिकार की प्राप्ति के संघर्ष में वैचारिक प्रतिबद्धता, समर्पण, साहस, धीरज और दृढ़ संकल्प का प्रशंसनीय परिचय दिया है। भारत ने इस छोटे से निर्वासित समुदाय को स्थान दिया, स्वतंत्रता दी और बहुत उदारता से इनका स्वागत किया, जिसके बिना इस समुदाय के लिए पहचान बनाए रखना और अपने उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता। प्रत्येक देशभक्त भारतीय के लिए तिब्बत का विषय सिर्फ तिब्बती लोगों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए, ये केवल उनकी दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए इतना ही चिंता का विषय नहीं है भाई। भारत के साथ तिब्बत के गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों के अतिरिक्त तिब्बत का विषय भारत की सुरक्षा और अन्य हितों पर सीधा प्रभाव डालता है। तिब्बत की समस्या का एक सीधा, सच्चा तथा सम्माननीय समाधान न केवल चीन समाधान अगर देखेंगे तो भारत जुड़ा है, तिब्बत जुड़ा है और तिब्बत और भारत और चीन है। इसका समाधान न केवल चीन, भारत और तिब्बत के हित में होगा बल्कि इस उपमहाद्वीप में भी शांति और मित्रता के हित में होगा। महामहिम दलाई लामा द्वारा प्रस्तुत शांति प्रस्ताव में सभी के सामान्य कल्याण से संबंधित सभी प्रकार के विषयों को ध्यान में रखा गया है और अहिंसा का समर्थन करने के लिए न केवल महामहिम दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार ही दिया गया बल्कि विश्व भर के नेताओं, सरकारों और संसद सदस्यों ने इस प्रस्ताव को एक लाभप्रद और आपसी समाधान के लिए
एक रचनात्मक प्रस्ताव माना है जो महामहिम दलाई लामा ने दिया है। भारतीय साम्यवादी दल सहित अनेक भारतीय राजनीतिक दलों के 212 संसद सदस्यों ने इन प्रयासों का समर्थन करते हुए कहा, हम महामहिम दलाई लामा के इस 5 सूत्रीय प्रस्ताव का पूरा पूरा समर्थन करते हैं। ये 5 सूत्र क्या है, ये आगे आएंगे। इतिहास साक्षी है, समर्थन करते हैं जो हमारे विचारों में तिब्बत के समस्याओं को सुलझाने की दिशा में एक विश्वसनीय कदम है, ऐतिहासिक कदम है, और जो तिब्बती लोगों की परेशानियां दूर करे तथा क्षेत्रीय समाज को तनाव को समाप्त कर देगा, ऐसा उस प्रस्ताव के अंदर सारी दुनिया के नेताओं ने और संसद सदस्यों ने उस पर कमेंट्स किए। भारत के लिए चिंता का विषय और भी है। इतिहास साक्षी है कि भारत के साथ तिब्बत के संबंध कोई शक नहीं कि बड़े निकट और मित्रतापूर्ण रहे हैं। विशेषकर 7वीं शताब्दी में जब भारत से बौद्ध धर्म गया अथवा तिब्बत पर चीनी आधिपत्य होते ही इतिहास में पहली बार हिमालय की पर्वतीय सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों ने एक दूसरे का सामना किया। भारत के प्रमुख नेताओं जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आचार्य रघुवीर, ऐसे अनेक नेताओं ने तिब्बत के विषय पर तथा इसके भारत की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में समय समय पर चिंता व्यक्त की, परंतु समय के प्रधानमंत्री नेहरू के कान में जूं नहीं रहेंगी। कश्मीर जैसे नेहरू का दिया हुआ एक कैंसर है, उससे भी बड़ा कैंसर ये तिब्बत के रूप में नेहरू ने देश को दिया है। इस नई भूगोलिक, राजनीतिक और कूटनीतिक परिस्थिति में कुछ मुद्दे जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, भारत के राष्ट्रीय हित पर जो जिनका सीधा प्रभाव पड़ता है, ऐसे 7 मुद्दे। तिब्बत पठार का सैन्यीकरण क्या हुआ 1959 के बाद, 1949 में शुरू हो गया था। 1959 तक पूरे का पूरा वो लाल सेना ने तिब्बत को लहूलुहान कर दिया था। सफ़ेद बर्फ पर लालिमा और खून की लाली बिछी हुई थी। तो पहला तिब्बत पठार का सैन्यीकरण जो हुआ है, उसके कारण से तिब्बत में चीनी सेना की उपस्थिति, रेल परियोजना तथा उसका भारत पर प्रभाव, पर्यावरण का विनाश, कैलाश मानसरोवर, चीनी आबादी का स्थानांतरण और तिब्बत का अवलोकन, इन 7 सूत्रों पर और अन्य विशेष जानकारी के लिए अगले एपिसोड में आपके साथ कल फिर आऊँगा। एक बात सबको ध्यान में रखनी होगी, तिब्बत की स्वतंत्रता या जब तिब्बत पर आक्रमण हुआ है, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को वहीं पर जाकर के चीन को रोकना चाहिए था।
और चीन का उद्देश्य बड़ा खतरनाक था। तिब्बत तो मान के चल रहा था कि वो ये हथेली है, और इस हथेली पर ये जो 5 उंगलियां हैं, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा, ऐसी 5 उंगलियां जो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा, इनके ऊपर उसकी नजर है। अभी भी अरुणाचल के ऊपर 7 गांवों के नाम बदलकर, 7 पहाड़ियों के नाम बदल करके अभी कल परसों की न्यूज में ये आया है। चीन साम्राज्यवादी है और आज की दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस है। उसको महिषासुर राक्षस भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। 1948 में 49 में स्वतंत्र हुए चीन ने, अभी का जो चीन है वो सभी पास के पड़ोस के सभी देशों को एनेक्स किया हुआ है, अपने साथ मिलाया हुआ है, उनको युद्ध करके, परास्त करके। उसी दिशा में वो तिब्बत की ओर बढ़ा, लेकिन तिब्बत में उसका बढ़ना भारत तक, अब वो चीन की सीमा भारत तक आ गई है। तिब्बत पूरी तरह से गुलाम हो चुका है। तिब्बत हमारे भारतीय शास्त्रों में जिसको त्रिविष्टप कहा गया, स्वर्ग भूमि, भारत की छत कहा गया, ऐसे भारत की छत पर चीन का खूनी पंजा, खूनी पांव, चीन का दुस्साहस, चीन का राक्षसी कुकृत्य, और क्या क्या उसका नुकसान वहां हो रहा है और क्या क्या नुकसान आज के भारत को हो रहा है, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। इसी चैनल पर ये तिब्बत के आज और कल के भाग सुन करके आगे देखते हैं। मुझे कुछ और भी तिब्बत के ऊपर बोलना होगा तो इसी चैनल के माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से, लेकिन अभी आज और कल का एपिसोड तो राष्ट्रगाथा चैनल पर ही दे रहा हूँ। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।